साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल आज आपसे दोस्तों देश के इतिहास की सबसे बड़ी खबर के बारे में चर्चा करूंगा। जी हां, देश के इतिहास की सबसे बड़ी खबर। यह खबर है दोस्तों भारत में न्यायिक प्रक्रिया और दंड के कानून के बदलाव की। आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन भारत में वो कानून चल रहे थे जिसे अंग्रेजों ने पूरे देश में 1860 में लागू किया था। जी हां, 1860। और ये वो कानून है जिसे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भयभीत होकर अंग्रेजों ने बनाया था। सोच रहे हैं ना, 1857 में जो आंदोलन शुरू हुआ था, पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उससे भयभीत होकर और राजद्रोह से जुड़े ये कानून नेहरू के लिए प्रिय कानून रहे हैं। इन्हीं कानूनों को स्वतंत्र भारत की संसद ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदल दिया है और इन कानूनों की जगह भारत के अपने 3 नए कानून देश में लागू होंगे। और इसीलिए ये बड़ी खबर है दोस्तों। आपको इसकी बारीकियों के बारे में बताऊंगा और आप समझ पाएंगे कि इसमें कितना बड़ा बदलाव है। ये कानून भारतीय समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले हैं। देश और समाज में होने वाले अपराधों, उन अपराधों की सजा, अपराधों के लिए सजा देने की प्रक्रिया और अपराधों के लिए कोर्ट में स्वीकार किए जाने वाले सबूत, ये सब कुछ बदल गया है। इन कानूनों के संसद में पारित होने से 1833 से 1837 के दौरान, अभी एक नाम लेता हूं, आपको याद हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। जी हां, लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाए गए अंग्रेजों के वे कानून जो ब्रिटिश शासन को बचाए रखने के लिए बनाए गए थे, वो बदल गए हैं। यानी अंग्रेजों ने भारत की अस्मिता और सम्मान को खत्म करने के लिए जो कानून बनाया था, वो कानून आज 2023 में करीब 160 साल के बाद खत्म हो गया। अब देश में अंग्रेजों के बनाए हुए इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्थान लेंगे। 3 बड़े कानून। और अंग्रेजों के इस कानून के तहत देश में ब्रिटिश राज सत्ता के खिलाफ जो भी आवाज उठाता था या विरोध करता था, उसे राजद्रोह यानी सेडिशन के लिए आईपीसी के प्रावधान 124 के तहत सजा दी जाती थी। राजद्रोह के तहत सबसे पहले किसको सजा मिली? सुन लीजिए, बाल गंगाधर तिलक को। इसके बाद महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे लोगों को भी सजा मिली। और अंग्रेजों के इस सेडिशन कानून को स्वतंत्रता के बाद बने कानून में कोई जगह नहीं मिली। बड़े ध्यान से सुनिए, जब देश स्वतंत्र हुआ तब इसे जगह नहीं मिली थी, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में संविधान के पहले संशोधन के तहत इस कानून के प्रावधान को देश में लागू कर दिया। सोचिए बड़े ध्यान से, सिर्फ 15 महीने में ही संविधान संशोधन, और वो भी अभिव्यक्ति की आजादी को कम करने के लिए। ये जो अभिव्यक्ति की आजादी के झंडा बरदार लोग हैं ना, उनको ये भेजिएगा कौन क्या किया था। राजद्रोह या सेडिशन के अपराध का मतलब था कि देश की सत्ता में बैठे लोगों जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायपालिका के खिलाफ आप विरोध या धरना प्रदर्शन करने पर सजा का प्रावधान था, जिसमें 7 साल की सजा और जुर्माने की सजा थी। अब नेहरू ने लागू किया था ये कानून, तो मान लीजिए कि उनका प्रिय कानून रहा होगा, तभी तो किया होगा ना, राजद्रोह। मगर अब स्थिति बदल गई है। आज भारतीय न्याय संहिता में सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ बोलने और विरोध करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो मिल गया है, सुरक्षित हो गया है, मोदी जी ने किया है। लेकिन देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ काम करेंगे तो देशद्रोह यानी ट्रेजन का अपराध बना दिया गया है।
यानी मान लीजिए मोदी को गाली देना हो दीजिए, चलेगा, वैसे भी मोदी जी कुछ नहीं कहते, मगर देश के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो नहीं चलेगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अब देश की संप्रभुता और अखंडता को जो भी किसी भी तरह से खतरा पैदा करेगा उसे आजीवन कारावास या 7 साल की सजा या जुर्माना दिए जाने का प्रावधान किया गया है। क्या कुछ बदला, आप समझते जाइए। यही नहीं, देश में अपराध करके या बैंकों का या आम जनता का पैसा लूटकर भाग जाने वाले दाऊद इब्राहिम, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोस्की, इन जैसे भगोड़ों के लिए भारतीय न्याय संहिता में बहुत ही कठोर प्रावधान किए गए हैं। अब तक ये सभी भगोड़े दूसरे देशों के कानून का फायदा उठाकर भारत में आने से बचते रहे हैं, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 में अब ये नियम बना दिया गया है कि देश के अंदर अगर ये अनुपस्थित भी रहेंगे तब भी मुकदमा चलेगा और इनके न रहने के बावजूद भी इनको सजा दी जाएगी। और नए कानून के तहत अब इन भगोड़ों की देश में जो संपत्ति मौजूद होगी ना, उसको जब्त करने का प्रावधान किया गया है। ये पहली बार हो रहा है कि देश के खिलाफ अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा देने का कानून बना है। इसी तरह पहली बार पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है कि भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद को न सिर्फ परिभाषित किया गया है बल्कि मौत की सजा देने का प्रावधान भी किया गया है। पहली बार हो रहा है और अब तक भारत संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य वैश्विक संस्थाओं से ये गुहार लगा रहा था कि आतंकवाद को परिभाषित कीजिए, लेकिन वैश्विक राजनीति के कारण ऐसा नहीं हो रहा था। अब याद कीजिए, हाल ही में दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय भी जो दुनिया की महाशक्तियां हैं उनके सामने कहा कि आप आतंकवाद को परिभाषित कीजिए, अपनी चिंता को रखा था। और इससे पहले याद कीजिए 2015 में भी प्रधानमंत्री मोदी जब संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंचे तो आतंकवाद को लेकर यही चिंता जाहिर की थी, बोला था कि आतंकवाद को परिभाषित कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद को न केवल परिभाषित किया बल्कि आतंकवाद के मामले में सजा का प्रावधान करके दुनिया की महाशक्तियों के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी। और यही नहीं, 2014 के बाद एक और कहानी बता देता हूं। लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम और इंडी अलायंस की पार्टियों ने मॉब लिंचिंग के मामले में मोदी सरकार को बदनाम किया। याद है ना, भूल तो नहीं गए? कैसे एक अपराध जो कानून के दायरे में आता है उसको आधार बनाकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर असहिष्णुता और हेट किलिंग का आरोप लगाया था। उस जघन्य अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता में मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। यानी ऐसा अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति अब बच नहीं सकता है। और ऐसा कड़ा कानून बनाकर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम और इंडी अलायंस की पार्टियों पर करारा तमाचा जड़ा है कि वो ऐसे मुद्दों पर सिर्फ राजनीति करते हैं और उन्हें रोकने के लिए पिछले 70 सालों में कोई कठोर कानून नहीं बनाया। आप समझ रहे हैं ना, जिन मुद्दों पे ये लोग घेर रहे थे ना, उन्हीं मुद्दों पर मोदी सरकार ने ये पहल की है। यानी इनकी नीयत साफ है। और भारतीय न्याय संहिता में एक और बात बताऊं कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध किए जाते हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी नीति के तहत पीएम मोदी ने महिलाओं और बच्चों पर किए जाने वाले अपराधों और उसकी सजा के लिए विशेष कानून बनाए हैं। अब नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वालों को मौत की सजा मिलेगी। आपको यह भी ध्यान होगा दोस्तों कि हाल ही में किस तरह मणिपुर में फैली हिंसा के पीछे झूठी खबरें और सूचनाएं आग में घी का काम कर रही थी। सिर्फ मणिपुर में ही नहीं, देश में पिछले 10 सालों को याद कीजिए, जितने भी धरना प्रदर्शन हुए हैं, वो चाहे दिल्ली के शाहीन बाग का धरना प्रदर्शन हो, लाल किले पर 26 जनवरी 2021 को किया गया हिंसक प्रदर्शन हो, या अन्य किसी भी मुद्दे पर जिस तरह से झूठ और गलत सूचनाओं और खबरों को फैलाया गया या फैलाया जाता है, उस पर नियंत्रण करने के लिए भी
भारतीय न्यायिक संहिता के तहत प्रावधान बनाया गया है कि अब ऐसा करने वालों को 3 साल की सजा मिलेगी। वो भी सतर्क हो जाए। और सिर्फ झूठी खबरें ही देश का माहौल खराब नहीं करती हैं, बल्कि देश के अंदर वाहन चोरी, हत्या, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, सट्टेबाजी, इन सब का संगठित तरीके से अपराध करने से भी आम लोगों का जीवन त्रस्त होता है। और इसे रोकने के लिए भी इन सभी अपराधों को संगठित अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है। लेकिन एक बात बताना जरूरी है कि भैया ये कानून तो बड़े अच्छे होते हैं, होगा कैसे? इसीलिए अपराधों की परिभाषा और सजा का प्रावधान करने से भी अधिक जरूरी है कि इन अपराधों पर कोर्ट में तेजी से सुनवाई हो और सजा मिले। तभी तो देश के आम नागरिक का जीवन सरल और सुखमय होगा। इसीलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुछ कानून बनाए गए हैं। सुन लीजिए, एफआईआर करने के लिए 3 दिन, पुलिस को जांच करके आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 60 से 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है और आरोप पत्र दाखिल करने के 7 से 120 दिनों के अंदर कोर्ट को सुनवाई पूरी करनी होगी। यानी अपराध से लेकर न्याय देने के लिए एक समय को निश्चित कर दिया गया है ना कमाल का कानून। तो कुल मिलाकर साथियों, 2023 का साल देश के इतिहास में मील का पत्थर है। इसे इस साल के रूप में याद किया जाएगा जब भारत को न सिर्फ अंग्रेजों के कानून से मुक्ति मिली, बल्कि उस व्यक्तिवाद की सोच से भी मुक्ति मिली है जहां राजद्रोह का कानून बनाए रखकर राष्ट्र हित को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि अगर नीयत सही हो ना तो कोई भी कदम उठाने में मुश्किलें नहीं आती है। अब देखिए ना, मॉब लिंचिंग से लेकर मेहुल चोक्सी और विजय माल्या, तमाम चीजें, मणिपुर, हर मुद्दे पर सरकार ने सख्त कानून बनाकर संदेश दे दिया है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इस कानून से अब उन लोगों को परेशानी होगी जो राष्ट्र विरोधियों के साथ खड़े हो जाते हैं। बस इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।